नमस्कार। मस्तिष्क रेखा पर हम जब चर्चा कर रहे हैं, ये जो चर्चा है ये सामान्य चर्चा नहीं है। इससे पहले भी जब स्टार्टिंग वीडियो हम चालू किए थे तब मस्तिष्क रेखा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम चर्चा किए थे। उन सारी चर्चाओं में जो बिंदु बच गए थे या फिर जो बिंदु एडिशनली मुझे लगा कि कहना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो बिंदु अभी मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें मैं फर्स्ट वीडियो में बताता मस्तिष्क रेखा की अगर इनिशियल स्टेज में, तो शायद ये बातें आपको समझ में भी नहीं आती। तो मैं कोशिश किया था कि मैं बेसिक से लेके जाऊँ, बिल्कुल ABCD से हम सीखना चालू करें। और जब अब हम समझ चुके हैं तो उसके ऊपर की जो बिंदु हैं, जो एड ऑन कहना चाहिए, वो मैं करते जा रहा हूँ, है ना। तो इसमें ना कुछ और भी बातें आज बात करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ प्रश्न जो आप लोग भेजे हैं पिछली वीडियो को लेकर, वो प्रश्न भी इसमें शामिल कर दूँगा। कहने का मतलब उस प्रश्न से संबंधित टॉपिक को मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखो, पहले चीज़ मस्तिष्क रेखा के बारे में ये देखते हैं। मस्तिष्क रेखा की चाल बहुत इम्पोर्टेंट है बात। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी अभी जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक बिंदु से होकर गुजरे तो बहुत अच्छा है, मैंने ये कहा था। अभी एक प्रश्न आ गया एक भाई का कि उनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा से अलग है। मैं पहले उनके प्रश्न को ही ले लेता हूँ, फिर अपने पॉइंट पे मैं फ्लो पे आके बात करूँगा। और मेरा वीडियो का स्टार्टिंग भी इसी पॉइंट से मैं कर देता हूँ ताकि फिर दोबारा उसको रिपीट ना करना पड़े। तो अगर ये है तब तो बेस्ट है, मैं बता चुका पिछली वीडियो में। लेकिन अगर किसी का ऐसा है कि ये जीवन रेखा हो गई और मस्तिष्क रेखा उसकी अलग होके चल रही है, इस तरीके से गैप है, इसका क्या मतलब है? ये भी मैं वीडियो के जो इनिशियल स्टेज में जब मैंने वीडियो चालू किया था उस समय मस्तिष्क रेखा के बारे में मैं बताया था, उसमें बहुत डिटेल से इस चीज़ को बताया हूँ। तो ये कोई एडवांस पॉइंट नहीं हुआ, ये बेसिक पॉइंट ही है कि कभी भी इस तरीके से मस्तिष्क रेखा चलती है जीवन रेखा से अलग होकर ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है ये रूढ़िवादी परंपरा या कोई परिपाटी जो चल रही है उस पर ब्लाइंड वे पे फॉलो नहीं करता। ये क्यों चल रही है, इसका ज़रूरत क्या है, क्या इसको हम दूसरे तरीके से फॉलो कर सकते हैं क्या, ये इस तरीके से नवीन विचारधारा के समर्थक ऐसे व्यक्ति होते हैं। कब? जब इसका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में थोड़ा गैप हो, ठीक है, ये थोड़ा गैप है। अब ये दूसरी मस्तिष्क रेखा मान लो यहाँ पे है मस्तिष्क रेखा, सपोज ये आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से, जीवन रेखा इस तरीके, तो काफ़ी गैप अगर यहाँ बन रहा है, ये गैप ज़्यादा बन रहा है अगर, तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही हट के सोचने लगते हैं और बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का, तो ये फिर अच्छा नहीं है, हर प्रकार से अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा जिद्दी अड़ियल स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं, मेरी मुर्गी का एक टांग वाला हिसाब किताब हो जाता है, तो ये फिर अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा गैप है, ये जीवन रेखा हो गई और ये मस्तिष्क रेखा, गैप थोड़ा सा गैप है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको हम उच्च श्रेणी में गिनते हैं। सफल होता है ऐसा व्यक्ति, मैं जैसे बताया नवीन विचारधारा का समर्थक होता है, हर चीज़ों में नए तरीके से कार्य को करना, कार्य को सोचना, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, नवीनता के समर्थक होते हैं ऐसे व्यक्ति। किसी भी रूढ़िवादी जो चल रही परंपरा उस पर ढलना इनको पसंद नहीं होता है, तो ये अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा था चाल का, तो देखो चाल के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए जो समझा रहा हूँ ना, मैं इसी तरीके से ही समझा रहा हूँ। किसी का ऊपर हो सकता है, किसी का नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा की चाल जैसे मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करता हूँ। देखो इस बात पे ध्यान देना कि एंडिंग पॉइंट चंद्रमा पर हो कि मंगल पर हो, वो मैटर नहीं करना, क्योंकि पॉइंट जो मैं बताऊँगा वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। आपकी मस्तिष्क रेखा का उदय यहाँ से हुआ, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, ज्ञान और पराक्रम के समावेश आपके मस्तिष्क पे हुए, ताकि आप उस ज्ञान को समावेश करके अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। ये यहाँ पे पहुँचना मतलब सफलता प्राप्त करना। अब कारण क्या है
मस्तिष्क रेखा की लंबाई कम से कम सूर्य की पट्टी पे आनी चाहिए, तो इसको अच्छा कहा गया है। समझे बात? ये जो सूर्य की उंगली होती है ना, उसको नीचे तक ऐसे उतार दो आप, तो इस पट्टी को के अंदर आए या पट्टी को पार करे। ठीक है, जैसे ये आप देखो पट्टी को पार कर चुकी है लंबाई इसकी, तो इसको श्रेष्ठ कहा गया है। सूर्य की पट्टी पर है तो भी उत्तम है, और सूर्य की पट्टी के अगर यहाँ तक है, मान लो सपोज यहाँ तक है, छोटा है, शनि के नीचे तक है, या सूर्य की पट्टी पर जस्ट इंटर ही कर रहा है, तो ये फिर अच्छी स्थिति नहीं है मस्तिष्क रेखा के लिए। इसका मतलब क्या है? मस्तिष्क रेखा जैसे मैंने बताया आपकी मानसिक क्षमता है, ठीक है, और वही अगर कमज़ोर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, स्ट्रेस नहीं ले पाता, वर्कलोड हैंडल नहीं कर पाता, विस्फोटक हो जाता है। थोड़ा सा बात इसको सनक ज़्यादा होता है, सनकी होता है, और बिल्कुल बौखला जाता है अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इसको कई जगह कहा गया है कि छोटी मस्तिष्क रेखा, कई लोग यूट्यूब में भी बोलते हैं कि मस्तिष्क रेखा छोटी है मतलब आपका उम्र कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल एक रेखा से आप अपना उम्र डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए तीनों मुख्य रेखाओं को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि नहीं बताना चाहिए किसी को किसी का एज, लेकिन फिर भी जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये खाली छोटी मस्तिष्क रेखा है या छोटी जीवन रेखा या छोटी हृदय रेखा है, कोई एक ऐसा है तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरा उम्र कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा व्यक्ति जो है संघर्ष जीवन में बहुत करता है, अपने सनक, अपने उन्माद, अपने क्रोध, अपने चिड़चिड़ापन के कारण अपने कार्यों को बिगाड़ लेता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति इनके जीवन में होती है, जिसकी मस्तिष्क रेखा छोटी होती है। जनरली ये सफल नहीं होते, सफलता के लिए जीवन में संघर्ष करते ही रहते हैं व्यक्ति, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं है। अब हम बात कर रहे थे चाल पे, तो देखो चाल पे जब मैं बात कर रहा हूँ, चाल क्या है, कैसे समझना है चाल को। ये जो मस्तिष्क रेखा है, आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे शुरू कहाँ से हुई, यहाँ से ख़त्म कहाँ पे हुई, चाहे मंगल पे या चंद्र पे, कहीं पे भी। इसका पाथ पे कौन कौन सा रास्ता पड़ा, कहाँ कहाँ से गुजरा, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है? जहाँ से भी गुजरेगा ना, उसके गुणों को शामिल करेगा। आप अपने विचार को जस्ट थोड़ा सा घुमाइए, मेरे हिसाब से घुमाइए जैसा मैं कह रहा हूँ, फिर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ से कहाँ तक जारी है। तो रास्ते पर देखो आप, ये जो क्षेत्र है ना, हथेली के बीच वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये होता है राहु का क्षेत्र, ठीक है। अब मस्तिष्क रेखा कहाँ से गुजरी? राहु के क्षेत्र को, बृहद क्षेत्र को, राहु का बहुत बड़ा क्षेत्र ये मस्तिष्क रेखा पार करती है। तो किस एज से पार करती है? बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ से घुसना चालू कर दिया तो लगभग ये 20-22 के एज से मस्तिष्क रेखा में राहु का प्रभाव चालू होता है, और लगभग 48 के आसपास, 48-50 के एज के आसपास से आपका 48 तक पकड़ लो, 48 तक के एज के आसपास में राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर रहता है। अब इसका मतलब क्या है, क्या है इसका सेंस है? मैंने राहु को क्यों जोड़ रहा हूँ मस्तिष्क रेखा के टॉपिक में? राहु का क्या रोल है? तो रोल तो है क्योंकि आप उसके चौखट से होकर गुजर रहे हैं, है ना। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि उस पर, आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव ना आए? जब मैंने कह दिया कि इनिशियल में गुरु और मंगल के क्षेत्र से गुजरा तो उसका इफेक्ट आया, चंद्रमा पे ख़त्म हुआ तो उस पर इसका इफेक्ट आया, या मंगल पे ख़त्म हुआ तो उसका इफेक्ट आया, तो राहु का क्यों नहीं आएगा? ये प्रश्न आना चाहिए दिमाग में, और यही एक कॉन्सेप्ट है इसका समझने का। तो देखो ये जो विज्ञान बना है ज्योतिष का, हस्तरेखा का, ये बहुत ही एक संगठित रूप से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। मैंने अपने इनिशियल जो वीडियो हैं स्टार्टिंग के, और जो मेरा वीडियो ये देख रहा है ना, मैं सबको बोलूँगा, मेरा जो स्टार्टिंग का वीडियो है कि जीवन रेखा गोल क्यों होती है, राहु का क्या रोल है, सारा चीज़ मैंने बताया है। उसको बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, आप ज़रूर देखना उसको। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया है, आप देखना उसको। तो खैर यहाँ पे मैं जस्ट बता दूँ, देखो इंसान, राहु क्या है?
राहु के शब्द को समझो। राहु क्या बोलता है? भटकाव है, माया है, माया, ठीक है, चाह है, जुनून है, सनक है किसी चीज़ को पा लेने की। राहु क्या है? संघर्ष भी है, ठीक है। राहु उलझन है, आदमी का मस्तिष्क फेरता है। राहु क्या करता है? मस्तिष्क ही फेरता है राहु। सही निर्णय गलत निर्णय लेना दोनों के कारक बनता है राहु। तो बस अब ये उन्माद आपके दिमाग में आता कहाँ से है? जैसे ही हम 20-22 के एज में पहुँचते हैं, हमारा स्वतंत्र मस्तिष्क का विकास हम शुरू कर देते हैं। जनरली माँ बाप से हटते हैं और फिर अपना स्वयं का दिमाग का यूज करते हैं, अपने आप को मैच्योरिटी हम जिसको कहते हैं वो हासिल करना चालू करते हैं। और हम जब पीक पे पहुँचते हैं तब तक राहु हमको घेरे रहता है। अब यही जो एज होता है 20-22 से लेकर 45 का जो 48 का जो एज है, इसी एज में हम अपने निर्णय को सही तरीके से लेते हैं तो बहुत सक्सेस करते हैं जीवन में। इसी समय में किसी भटकाव मायावाद में फंस गए अगर, तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये रोल राहु का होता है। अब इसमें राहु पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है किसी का। अब पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा? तो पॉजिटिव ऐसे होगा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा शुद्ध तरीके से चल रही है, एक स्थिर रेखा के रूप में चल रही है, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है वहाँ पर, उसकी चाल जो है बहुत सही तरीके से चल रही है, तो अच्छा है, ठीक है। राहु का पर्वत भले ही आपका दबा हो, वो अलग मैटर है, क्योंकि हम रेखा पे बात कर रहे हैं, राहु पर बात नहीं कर रहे हैं। रेखा पर राहु का क्या इम्पैक्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये नहीं देखना है कि राहु का पर्वत दबा है तो मतलब मेरा मस्तिष्क रेखा अच्छा है तो भी खराब हो गया, ऐसा नहीं है ना। राहु का पर्वत दबा है तो उसका जो संघर्ष है, उसका जो अपोजिट रिजल्ट है वो अलग मैटर है। हम मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा क्वालिटी शुद्ध है, सीधी तरीके से चाल चलती हुई जा रही है तो अच्छी स्थिति में है। और अगर ये चाल बदल रही है, रेखा पर दोष उत्पन्न हो रहे हैं, द्वीप आ रहा है, इम्पैक्ट लाइन आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, जाली आ रहा है, तो ये रेखा ख़राब है। अब देखो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपका राहु अगर पर्वत दबा है, राहु नेगेटिव है, ठीक, एक चीज़ समझ लो। अब अगर मस्तिष्क रेखा आपकी सही है, ठीक है, तो हो सकता है आप गलत इन्वायरमेंट में या गलत लोगों की संगति में रहने के बावजूद भी आपका ऊपर में उसका इन्फ्लुएंस नहीं आने दोगे। आप उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप बखूबी काबिल होगे, समझे आप। जैसे कि कोई किसी का मित्र है, उसका मित्र शराब पीता है, ये उसके साथ घूमता फिरता है, बट ये जानता है कि शराब पीना सही नहीं है, लेकिन ये मित्रता को निभाता है। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, भले ही दारू वो हाथ नहीं लगाया है ना, बस ऐसा ही समझ लेना आप। तो मित्रता तो हो गई क्योंकि उस क्षेत्र से आप गुजरे हैं, लेकिन आपने उसको अडॉप्ट किया कि नहीं, वो अलग इशू है। तो आपकी शुद्ध है अगर रेखा तो आप बच जाएंगे, नहीं है शुद्ध तो आपका उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चाल पे बात करता हूँ। देखो चाल, मैं चाल क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये बिंदु। अभी जो भाई ने प्रश्न किया था वो प्रश्न भी मैं शामिल कर देता हूँ। उनका कहना है कि मस्तिष्क रेखा जैसे नॉर्मल उदय हुई तो उनका ये जीवन रेखा से कुछ दूरी बना के उदय हुआ है। अब कितनी दूरी हो तो नहीं बताया उन्होंने, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। दूरी बना के उदय हुआ है और ये सीधी ना होकर ये गुरु पर्वत के साइड में थोड़ी सी चढ़ने के बाद में ऐसे आई है, ऐसा उनका कहना है। तो देखो ये स्थिति क्या है, मैंने शुरू से कहा है कि रेखा चाल स्थिर होनी चाहिए। अभी कोई भी रेखा में जब चाल ऊपर नीचे होता है ना, उसका वे भी होता है कहीं से भी, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब इसको मैं इस चाल को समझाने के लिए ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को समझो, ऑटोमेटिक इसका आंसर मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको समझाते हुए चलता हूँ। मैं आपका जवाब दूंगा या फिर पॉइंट जैसे कंप्लीट करूँगा ना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखो ये होती है हमारी हृदय रेखा, ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा और ये होती है हमारी जीवन रेखा। 3 मुख्य रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में। ये जो क्षेत्र होता है ना, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसको बहुत लोग पामिस्ट्री में मंगल का मैदान कहते हैं, कोई इंद्र का क्षेत्र, कोई यम का क्षेत्र, बहुत सारे इसके नाम हैं बीच बीच के सेगमेंट के।
तो मैं उस नाम पे नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे नाम लेने से कॉन्सेप्ट जो है ना मिस होता है। हम सीधा समझते हैं दो रेखाओं के बीच का गैप है। इन दो रेखाओं के बीच के गैप में मुझे ये समझ में आता है, ये जो रेखा है ना, ये इमोशनल लाइन है। ये जो रेखा है ना, ये मेंटल लाइन है। इतना तो समझ में आ रहा है हमको। अब ये दिल की रेखा है। ऊपर वाली रेखा किसकी है? दिल से जो हम फैसला लेते हैं, दिल से विचार करते हैं, इमोशनल हो के जो विचार करते हैं, दिल की रेखा है। ये दिमाग की रेखा है। तो दिल और दिमाग के बीच में जो सामंजस्य है, जो तालमेल है ना, वो ये है गैप। ठीक है, ऐसा समझो आप। तो दिल और दिमाग के बीच में जो फैसला लेने के टाइम में सेपरेशन हम करते हैं, दिल की चीज़ों को दिल से सोचते हैं, दिमाग की चीज़ों को दिमाग से सोचते हैं, ये जो हम करने की क्षमता होती है ना हमारी, ये इस पे डिपेंड करता है। ये आपका डिस्टेंस कैसा है। अगर ये डिस्टेंस अच्छा है और एक संतुलित है, अब जैसे ये रेखा अगर डिफ्लेक्शन मार के ऐसे ऊपर चढ़ गई तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना। इस वाले सेक्शन में क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, क्योंकि गैप छोटा हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे गैप नॉर्मल हुआ। तो अगर ऐसे डिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर किसी भी तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है वहाँ पे, तो ये दिल और दिमाग का जो तालमेल है ना, जो सोचने की हमारी क्षमता, सामंजस्य करने की क्षमता है, वहाँ पे उस क्षमता का ह्रास हो जाना, उस क्षमता का कमज़ोर हो जाना, ये बताता है। चाहे वो इनिशियल स्टेज में हो या मिडिल स्टेज में हो या फाइनल स्टेज में हो। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ से भी आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा डिफ्लेक्शन आके, जैसे आपके में गया था यहाँ पे, है ना, तो ये स्टार्टिंग के स्टेज में, तो ऐसा समय में बंदा जो है ना, चीज़ों को, हर चीज़ को इमोशनल होकर सोचता है। और इमोशनल होकर सोचने के कारण से क्या होता है, इमोशनल में क्या होता है, आदमी नहीं, ठीक है यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा, या मेरा दिल बोल रहा है उसके लिए कर दूँ, तो उसमें लॉस होता है इंसान का। वो प्रैक्टिकल तौर पर उस फाइनेंस को समझ नहीं पाता या रिश्तों को अहमियत ज़्यादा देने लगता है। तो उसके कारण से अपने इमोशनली लिए हुए फैसलों के कारण से अपनी सफलता की ओर ना जा पाना या अपनी सफलता को ना देख पाना, ये ऐसी स्थिति बताता है। तो ये संघर्ष का समय होता है। जब भी ऐसा होता है तो आदमी इमोशनल फैसले लेता है। और ये अगर जवानी में बन जाए, जैसे कि स्टार्टिंग में इनकी जवानी की स्टेज में बन रहा है, तो ये प्यार मोहब्बत, किसी से बहुत एक तरफा प्यार, ये इस तरीके को भी बताता है, क्योंकि इमोशनल आदमी सोचने लगता है। और जवानी के एज में इमोशनल होगा तो क्या होगा, प्यार मोहब्बत के केस में फंस सकता है। ऐसी स्थिति बताता है। या हो सकता है कुछ पारिवारिक जवाबदारी ऐसी हो कि परिवार को ही प्राथमिकता दे, या पारिवारिक बंधन के कारण से फंस जाए, जिसके कारण से काबिलियत होते हुए भी सही डायरेक्शन पे ना जा पाए, अपने परिवार के और उसका रुझान बनता हुआ दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक स्थिति में बता रहा हूँ, ये स्थिति है ना। तो आपको डिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया होगा। अभी ज़रूरी नहीं है, अभी कई लोग होगा ना, ये 3 रेखाएं हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिफ्लेक्शन हो ही तो ही वैसा होगा। अब मान लो कोई भी एक लाइन एक दूसरे को जोड़ दी, ठीक है, चाहे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में एक ऐसी लाइन आ गई जो दोनों को जोड़ दी, तो ये भी जो है, ये जो जुड़ाव है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दिल और दिमाग का क्या हो गया, तालमेल ख़त्म कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने, इस रेखा ने, है ना। तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर बिंदु पर, जिस बिंदु पर मैंने बनाया है, उस बिंदु पर, उस एज पर, अब उसका एज कैसे होगा, तो भाई देखो, इसका एज निकालने का कैलकुलेशन दोनों का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देखना जाके, हृदय रेखा का एज कैलकुलेशन कैसे करना, मस्तिष्क कैसे करना, आप देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वीडियो बताया हूँ मैं, वो देखो आप। तो उस बिंदु पर, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ 35 साल हो रहा है, तो 35 साल की इधर से भी देख लेना, इधर से भी देख लेना, दोनों का एज सेम ही आने वाला है। तो 35 साल के एज पे ये जो व्यक्ति होगा, ये कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा इस व्यक्ति को, जहाँ पर ये दिल से लिए हुए फैसलों को हावी कर लेगा और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाएगा। उसके कारण से इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा इस व्यक्ति को इमोशनल फैसले के कारण से, या फिर
किसी अपने निजी रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस में आकर करेगा, इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लेना भी इसके कैटेगरी में आता है। क्यों? अब जैसे आपके पापा ने बोला कि ये कर लो बेटा, नहीं आपका मन नहीं था, नहीं पापा नहीं करूँ मैं, पापा ने बोला नहीं ये कर लो, आप और समझा दिया पापा ने आपको। फिर क्या हुआ, पापा का लिया हुआ डिसीजन आप फॉलो कर लिए और उस इन्फ्लुएंस में आने के कारण से बहुत बड़ा आपका नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नुकसान का योग बना था, ये जुड़ाव नुकसान को बताता है। तो इमोशनली आपने पापा पे यकीन करके कर लिया, पापा बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे सोच के आपने किया, इमोशनली फैसले लिया और नुकसान हुआ। ये ऐसे ही स्थिति को भी बताता है। वैसा ही दिल और दिमाग के बीच का तालमेल कब ख़त्म होता है? जब आदमी इमोशनली अपने आप को ज़्यादा सुपुर्द कर देता है, जैसे प्यार में पड़ गया, ठीक है, तो प्यार मोहब्बत में पड़ गया, प्यार मोहब्बत में पड़ने के बाद में क्या हो गया, नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया? हो सकता है कुछ बदनामी का केस बन जाए या कुछ पैसे का नुकसान हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, ये इस तरीक़ों को भी बताता है। लेकिन देखो, ये रेखा अगर किसी के हाथ में है और व्यक्ति शादीशुदा है तो मैं विशेष वार्न करता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बताता है। शादी के बाद में किसी महिला से जुड़ाव, इमोशनली और मेंटली सब स्थिति को समझ नहीं पाना, और फिर उस पर्टिकुलर एज में जहाँ ये जुड़ाव है वहाँ पहुँचने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान होगा, इमोशनली तबाही होगी, बदनामी का योग बनेगा। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आ गया होगा, इमोशनल और मेंटल के बीच में जो गैप है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, तो जो सार बात क्या चल रहा था हम लोग का, ये राहु का जो मैं बात बता रहा था आपको, तो इन्फ्लुएंस कितना बड़ा पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं जो पॉइंट इन्फ्लुएंस की बातें किया, डिफ्लेक्शन की बातें किया, तो राहु के क्षेत्र में अगर ये डिफ्लेक्शन होता है तो कितना बड़ा रोल करता है ये। आप सपोज करो कि यहीं से रेखा जाते जाते यहाँ से थोड़ी सी उठ के यहाँ पे आ गई, है ना, ये जाते जाते यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब ये कौन सा क्षेत्र था? राहु का क्षेत्र, और यहाँ से हृदय रेखा चली थी। अब क्या होगा, इस एज से इस एज तक, तो जो भी इसका एज होगा 25, 26, 27 जो भी एज होगा, वहाँ से स्टार्ट होकर 38, 40 तक, जो भी एज में, जब रेंडमली बोल रहा हूँ एज को, अपने कैलकुलेशन पे अपने हर के हाथ में अलग होगा, उस एज तक ये क्या बन रहा है, माइंड लाइन में डिफ्लेक्शन है, और किधर पे है, इमोशनल लाइन पे है। तो इमोशनल होके फैसले लेगा, समझेगा ही नहीं। किसी के प्यार में पड़ा तो बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल देवदास वाली स्थिति कर लेगा ये अपने आप को, ठीक है। और अगर नहीं है तो पारिवारिक बंधन में बन जाएगा, जवाबदारियों में बन जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब होगा और होगा। उसके कारण से इसके फैसले इसके साथ सही नहीं चलेंगे। तो राहु क्या करेगा, राहु के क्षेत्र में भटका हुआ रेखा का, तो राहु का इन्फ्लुएंस हो गया अभी रेखा पर, है ना। तो अब राहु इसको नचाएगा, इसका सोच ही उल्टा ऊपर नीचे कर देगा, फिर ये नुकसान झेलेगा, ये ऐसी स्थिति बनाएगा। तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि क्या स्थिति माइंड लाइन पे जनरेट हो रही है। देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि माइंड लाइन पे सर मेरा तिल आ गया, माइंड लाइन पे तिल है अभी। अच्छा चलो, ये भी बात मैं बोली दूँ अभी। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको एकदम हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी एक और व्यक्ति है, नाम तो उनका मोसाद लिखा था उन्होंने, अब पता नहीं क्या नाम है। देखिए, मेरा सिंपल से कहना है, मैं बिल्कुल भी व्यूअरशिप के लिए या फिर किसी को अपोजिट बोलने के लिए या अपने आप को बहुत पॉजिटिव बोलने के लिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं होता है। मैं सीधी बात करना पसंद करता हूँ। अभी आपको शनि पर्वत पर बहुत सारी मल्टीपल लाइन के बारे में एक वीडियो बनाया था मैं, तो उसमें मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और उसमें उन्होंने कमेंट्स किया था कि ये मल्टीपल लाइन का योग होता है, आप गलत बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ उनका मानना है। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ, जितनी मुझे समझ है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है, मैं उसको ऑनेस्टली आपके सामने रखा हूँ। आप कंपेयर कर लीजिए, मेरी बातें आपको गलत लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये जो बात बता रहा हूँ वो गलत है,
तो ब्लाइंडली आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आप मेरे को सीधा अनसब्सक्राइब करो और डिलीट करो मेरे को आप, ठीक है, हटाओ, मेरा वीडियो ही मत देखो। आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो और दूसरे का वीडियो देख रहे हो, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। अब दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो मेरा, वो मेरे को दिक्कत होता है। आप देखो ना भाई, आपको अगर उनका सही लगता है उनको फॉलो करो, उनको ही फिर देखो, मेरे को देखने का क्या फ़ायदा है। फिर आप उसमें क्या होगा ना, आप उसको देखोगे, मैं अलग बताऊंगा, वो अलग बताएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अगर जो लगता है ना कि उनके पास लाख सब्सक्राइबर हैं तो वो सही बोल रहे हैं, तो उनको ही फॉलो करो आप, समझ गए। खैर ठीक है, फिर से बीच बीच में कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। तो मैं माइंड लाइन पे बातें बता रहा था। माइंड लाइन पे भी तिल है, तो भाई जो भी निकिता मैडम, तिल होना हाथ की हथेली में आपने कहीं से देखा है कि बहुत शुभ होता है, बहुत लकी होते हैं जिनके हाथ में ऐसा तिल होता है, ये आपने देखा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में तिल है, आप बहुत लकी है, आपके साथ में वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो फिर अच्छी हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि हथेली के अंदर में तिल है तो ये नुकसान ज़रूर देगा, कि जिस पर्वत पर तिल है, जहाँ पर तिल है वहाँ पे नुकसान देगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और भगवान ना करे कि आपका यहाँ पर तिल हो, या फिर यहाँ पर तिल हो, या फिर यहाँ पर तिल हो। औरत के हाथ में या लेडीज़ के हाथ में ये 3 जगह, सूर्य, मंगल और शुक्र, ये तीनों में से कहीं एक पर भी तिल नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अगर है तो बहुत सतर्क होकर चलें, चरित्र पे ध्यान दें, अपने पार्टनर चुनने पर ध्यान दें, वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संजोकर चलें, ठीक है। और साथ ही साथ शादी करते समय ये बिल्कुल ना सोचें कि लड़के का फैमिली बैकग्राउंड, लड़के का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बहुत रईस लड़का है, इसके यहाँ शादी हो गई तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर शादी ना करें अगर मंगल पर तिल है, ठीक है। पैसे तो मिल जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ें हैं। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से निकिता जी कि हाथों पर तिल होना पूरी तरीके से नेगेटिव है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़, ठीक है। कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे शुक्र पर है तो धन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, धन देता है लेकिन सुख नहीं देता है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, हथेली पर तिल मैं सही नहीं मानता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि श्रेया घोषाल के हाथ में भी तिल है, जैसा मुझे कहा गया कमेंट्स पे, तो भाई किसी पर्टिकुलर स्टार का किसी के हाथ में तिल होना, आप उसके पॉजिटिव साइड को देख रहे हो क्या? आपने उनके व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखा है? उनके यहाँ पे तिल है तो उसके कारण से उनको यश की प्राप्ति हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी और भी दूसरी चीज़ें होंगी जिसके कारण से उनको यश की प्राप्ति हो रही है। ये तिल के कारण से, ये तिल डिफेम देने वाला तिल है, बदनामी देने वाला तिल है, तो हम उनके व्यक्तिगत जीवन में तो झांक कर देखे नहीं हैं। अगर मुझे उनका हाथ मिल जाए तो मैं वो भी बता दूँ। खैर ये चीज़ है। चलिए आज के लिए बहुत है इतना, और ऐसे ही कोई और बिंदु है, ऐसे प्रश्न हैं आपके, आप लोग लिखिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग प्रश्न भेजते हैं तो। हाँ लेकिन देखो बस वही थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है कि आप मुझे देख रहे हैं, अपने स्वयं में कंपैरिजन कीजिए। मुझे कंपैरिजन करके क्या मिलेगा? मुझे कंपैरिजन करके क्या मिलेगा बताइए? ये चीज़ बताने के ना मैं आपसे पैसे लेता हूँ, ये तो मैं निस्वार्थ भाव से बताता हूँ, तो फिर मुझे कंपैरिजन करके क्या मिलेगा आपको? भाई आप दोनों का थॉट को कंपैरिजन कीजिए ना, आपको जिसका थॉट्स अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो कचरा दिमाग में भरने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चाहे उनका हो कि मेरा हो। कचरा भर के क्या फ़ायदा है? जो सही है, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, सबका सुनो, जिनको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। जो लगता है कि बकवास बातें कर रहा है उसको डिलीट करो यार। चलिए थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।